नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से राहुल गांधी शुरू करेंगे कन्याकुमारी से राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 5 महीने में 3500 किलोमीटर का सफर होगा तय। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों से गुजरेगी यात्रा। पार्टी के सभी दिग्गज नेता लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए मेयर और अध्यक्ष पद को लेकर संशय कायम। शिवराज सरकार ने वापस लिया अध्यादेश। अध्यादेश में जनता के मत से मेयर और अध्यक्ष चुने जाने का था फैसला। 6.5 साल बाद जेल से बाहर आई इंद्राणी मुखर्जी। शीना बोरा मामले में हुई थी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट ने दी है सशर्त जमानत। लगातार गिरावट के बाद आज संभला शेयर बाजार। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1534 अंकों की तेजी के साथ 54,326 अंक पर हुआ बंद। 457 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 16,266 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से वाराणसी का ज्ञानवापी मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में किसने क्या दलीलें दी, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज आजम खान जेल से बाहर आ गए, इस खबर पर भी होगी हमारी नजर। इसके साथ ही जानेंगे कि सीबीआई ने आज किस मामले में लालू परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की। बात करेंगे हार्दिक पटेल पर जिग्नेश मेवानी के दिए बयान की। इसके अलावा बीजेपी के चिंतन शिविर की भी होगी बात और भी कुछ खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, देश में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है। ज्ञानवापी मामले में अब वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई होगी, ये तय हो गया है। लेकिन आज सुनवाई हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो जिला कोर्ट में सुनवाई को नहीं रोकेंगे। इसके साथ ही कोर्ट में सुनवाई की समय सीमा भी तय कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ विवाद पर सभी की नजरें टिकी हुई है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है और वाराणसी कोर्ट से शुरू हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। लेकिन मुस्लिम और हिंदू किसी भी पक्ष को कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिल सकी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस वाराणसी जिला कोर्ट को भेज दिया है। यानी अब इस मुकदमे से जुड़े सभी मामले जिला जज ही देखेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई यानी 17 मई को 8 हफ्ते का अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि वजू की व्यवस्था की जाए और शिवलिंग का एरिया सील रहेगा। निचली अदालत ने नमाज पढ़ने के लिए 20 लोगों की जो सीमा निर्धारित की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था और पहले की तरह ही नमाज पढ़ने की छूट दे दी थी। वहीं आयोग की रिपोर्ट के लीक होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निर्देश दे सकते हैं कि निचली अदालत प्रतिवादी के आवेदन का निपटारा करे, तब तक हमारा अंतरिम आदेश जारी रहे। और तीसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि मामले की जटिलता को देखते हुए इसे जिला जज को भेजा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी केस में हम ट्रायल कोर्ट को चलाने से नहीं रोक सकते। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है। निचली अदालत को निर्देश देने के बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को सीमा से आगे जाने की अनुमति नहीं दे सकते। ट्रायल कोर्ट 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी कर ले। वहीं सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। अब इस मामले में वाराणसी कोर्ट में सोमवार यानी 23 मई को सुनवाई होनी है। 8 सप्ताह में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुनवाई पूरी करनी है। निचली अदालत के आदेश के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अब मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में तो किसी भी पक्ष को राहत नहीं दी, लेकिन दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद आज सपा नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए। 27 महीने पहले जब आजम जेल गए थे, उस समय वो रामपुर के सांसद थे और आज जब जेल से बाहर आए तो वो विधायक हैं। आजम के जेल से आने पर क्या रहा सपा नेताओं का रिएक्शन, देखिए ये रिपोर्ट। 27 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सपा विधायक आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। आजम की रिहाई से उनके समर्थकों में जबरदस्त जोश है। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा ने इसे सच्चाई की जीत बताया और जेल से बाहर आने पर अपनी खुशी जाहिर की है। तो वहीं सपा विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए ट्विटर पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। लेकिन इन सब के बीच रिहाई की तस्वीरों में सबसे ज्यादा चर्चा सपा के बागी नेता शिवपाल सिंह यादव की हो रही है।
जो आजम खान को जेल से रिसीव करने पहुंचे थे। जेल के बाहर शिवपाल सिंह की मौजूदगी ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। लेकिन इन सब के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अखिलेश ने आजम की रिहाई पर आज ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की है। अखिलेश ने लिखा है, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक माननीय श्री आजम खान जी की जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। आजम पर अखिलेश की चुप्पी को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। आजम खान को जमानत मिलने के बाद करीब 20 घंटे तक अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहे। पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता की रिहाई पर अध्यक्ष की चुप्पी से न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सपा काडर भी हैरान था। बुरे दौर में भुला देने का आरोप लगाने वाले आजम परिवार और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि आजम खान अखिलेश से नाराज हैं और जेल से बाहर आने के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन आखिरकार आजम जेल से बाहर आ चुके हैं और उन्हें लेकर अखिलेश ने अपनी खुशी का इजहार भी कर दिया है। तो क्या अब आजम और अखिलेश के बीच ऑल इज वेल हो जाएगा या फिर शिवपाल सिंह यादव कोई नई गुगली फेक आजम को अपने पाले में कर लेंगे? इसके लिए तो अभी और इंतजार करना होगा। सपा नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जेल में एंट्री हो गई, और वो भी साल भर के लिए। सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो आखिर क्यों नवजोत सिंह सिद्धू को जाना पड़ा जेल? देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू ने कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया था। हालांकि उनकी ओर से बचाव की अंतिम कोशिश की गई और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई। क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति के लिए राहत का अंतिम जरिया होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का उपयोग करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने में इसी का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद आज आजम जेल से बाहर आ गए। लेकिन सिद्धू को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। सिद्धू ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर सरेंडर के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्यूरेटिव पिटीशन तत्काल सुनने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने साफ कर दिया था कि सिद्धू अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सिद्धू के लिए जब राहत के सभी दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर करने से पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया। सिद्धू के लिए राहत की बात यह थी कि अभी तक उनसे दूरी दिखा रही कांग्रेस अब उनके साथ दिखने लगी है। सबसे पहले सिद्धू से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की। प्रियंका ने सिद्धू को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयान भी सिद्धू के समर्थन में आने लगे। दरअसल जिस मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है वो 34 साल पुराना है। 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू का पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से विवाद हो गया था। सिद्धू ने गुरनाम को एक मुक्का मार दिया था, जिससे गुरनाम सिंह की जान चली गई। इस मामले में सिद्धू पर गैर इरादतन जान लेने का मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र करते हुए कहा था कि क्रिकेटर का हाथ भी हथियार हो सकता है। एक मुक्का सिद्धू पर भारी पड़ गया, अब 1 साल जेल में बिताना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसी आरजेडी को भी बड़ा झटका देने की कोशिश में जुटी हुई है। आज लालू परिवार से जुड़ी तमाम संपत्तियों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसियों की कोशिश है कि लालू को फिर से जेल भेज दिया जाए। तो क्या है मामला और क्यों हुई सीबीआई की छापेमारी? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी भूमिका है। भले ही वो सक्रिय राजनीति से पिछले कुछ समय से दूर हैं, लेकिन बिहार में उनका अच्छा खासा दबदबा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा परेशान रहती है और उसकी ये टेंशन एक बार फिर जाहिर हुई है, जिसके चलते अभी हाल ही में जमानत पर रिहा हुए लालू यादव के घर दोबारा सीबीआई पहुंच गई है और एक बार फिर उन्हें घेरने की तैयारी तेज कर दी है। दरअसल सीबीआई ने लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई की टीम ने पटना में पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी
के आवास और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर ये छापेमारी की। ये छापेमारी भ्रष्टाचार के आरोप के चलते की गई है। वहीं इस पूरे मामले में अब आरजेडी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने इस छापेमारी को बीजेपी की साजिश बताया है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इफ्तार पार्टी के बाद दूरियां कम हुई हैं और दोनों साथ नजर आए हैं, इससे बीजेपी परेशान है। रोशन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही सीबीआई की छापेमारी चल रही है। रोशन ने कहा कि बीजेपी लालू परिवार को परेशान और तंग करने के इरादे से रेड करवा रही है। वहीं आरजेडी नेता और विधायक आलोक मेहता ने कहा कि एक मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सीबीआई की कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपाती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगे हों कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है और सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए करती है। और ये कई राज्यों में देखा गया है कि अपने विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए भी बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार एनडीए में पड़ी दरार से सभी वाकिफ हैं। खासकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ी ही रहती है। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी जातिगत जनगणना के सख्त खिलाफ है। यानी इन दोनों की नजदीकियों से बिहार में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी डर गई है और जानबूझकर लालू प्रसाद यादव के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रही है। खैर, बीजेपी के असली मंसूबे क्या हैं और इस जांच में क्या निकल कर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल लालू यादव मुश्किल में है। केंद्र सरकार को चुनौती देने की कीमत है या फिर नीतीश पर दबाव बनाने की बीजेपी की रणनीति? वैसे लालू यादव के तेवरों से साफ है कि वो झुकेंगे नहीं। बिहार में लालू बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं, तो गुजरात में दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और जब हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया तो जिग्नेश ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सरगर्मियों ने प्रदेश का पारा और चढ़ा दिया है। बुधवार को कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज है। लेकिन हार्दिक ने इस्तीफे के बाद जिस तरह से कांग्रेस के आला नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, उसे लेकर वो खुद ही घिरते दिख रहे हैं। जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस और उसकी विचारधारा का समर्थन करते हुए हार्दिक को ही बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। जिग्नेश मेवानी ने हार्दिक पटेल और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पाटीदार समाज को सरकार ने ऐसे ही आरक्षण नहीं दे दिया। पाटीदार आरक्षण के लिए आंदोलन करना पड़ा। इसके लिए 14 पाटीदार युवाओं की जान गई थी। हार्दिक पटेल आइडियोलॉजिकली समझौता कर रहे हैं। हार्दिक के खिलाफ 32 मामले दर्ज हैं। अगर सरकार हार्दिक पटेल के कहने पर पाटीदार आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस ले रही है, तो दलित आंदोलन के दौरान दर्ज केस भी वापस लिए जाने चाहिए। जिग्नेश ने हार्दिक के इस्तीफे पर यह साफ कर दिया है कि हार्दिक जेल जाने से डर गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया है। हार्दिक के बीजेपी से समझौते के बाद ही उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जा रहे हैं। हार्दिक के मामले में तो ये हो रहा है, लेकिन दूसरे राजनीतिक मामलों में बीजेपी सरकार राहत देने को तैयार नहीं है। जो बीजेपी के साथ समझौता कर रहा है, उसके ऊपर से ही केस हटाए जा रहे हैं। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर देश को जोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी की घेराबंदी अब तेज हो गई है, तो दूसरी ओर चिंता में डूबी बीजेपी ने जयपुर में चिंतन शिविर लगा दिया। इस चिंतन शिविर को आज पीएम मोदी ने संबोधित किया, जिसमें उनकी ओर से बड़े बड़े दावे किए गए। साथ ही ये चिंता भी दिखी जो बीजेपी की लोकप्रियता में गिरावट के संकेत दे रही है। तो क्या कहा पीएम ने और किन मुद्दों पर बीजेपी ने चिंतन शिविर में की चर्चा, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज संबोधित किया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। बीजेपी पदाधिकारियों की इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और भाजपा के रूप में फली फूली पार्टी के इस रूप और स्वरूप को जब हम देखते हैं तो गर्व तो होता ही है। भाजपा की आज 18 राज्यों में सरकार है, 1300 से ज्यादा विधायक हैं और 400 से ज्यादा सांसद हैं। इन सफलताओं को हम देखते हैं तो स्वाभाविक मन आराम का होता है, लेकिन हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में इतना पाकर हम आराम करने लगते। हमें ये रास्ता मंजूर नहीं है। पीएम मोदी के इस संबोधन में उनका अभिमान साफ नजर आ रहा था। इस भाषण में भी बीजेपी की कामयाबी का क्रेडिट उन्होंने खुद को दिया। साथ ही अपने इस संबोधन में उन्होंने देश के मौजूदा हालात के लिए एक बार फिर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर देश का कीमती वक्त बर्बाद किया है। पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष को अपने निशाने पर लिया और कहा कि कई मुद्दों पर विपक्ष देश को भटका रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में एक बार भी बढ़ती महंगाई या बेरोजगारी पर बात करना जरूरी नहीं समझा। बीजेपी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी पीएम मोदी अपनी ढपली, अपना राग अलापते नजर आए और इस बैठक में भी उन्होंने आने वाले चुनावों पर ज्यादा जोर दिया। और बुलेटिन के आखिर में बात कमजोर पड़ी भारतीय करेंसी की। भारत के पड़ोसी मुल्क इस वक्त आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक लोग बढ़ती महंगाई से बेहाल हैं। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है। इसकी वजह रुपया है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। इसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है। पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने मनमोहन सरकार को घेरते हुए सदन में कहा था कि रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपए से देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जैसे जैसे रुपया गिरता है, देश का सम्मान भी गिरता है। अब मोदी के राज में भी रुपए के साथ साथ देश की प्रतिष्ठा गिर रही है और वो इस कदर बर्बाद हो रही है जो संभाले नहीं संभल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति की आशंका और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.5 के निचले स्तर पर आ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी निवेशकों के जरिए भारतीय संपत्तियों की लगातार बिक्री को लेकर चिंता का भी मुद्रा पर असर पड़ा है। चालू खाता घाटा बढ़ने और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी रुपए को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार हैं। कहा जा रहा है कि अगर रुपए की स्थिति मजबूत नहीं होती तो आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। साथ ही आरबीआई भी ब्याज दरों में इजाफा करेगा। ये हालात देश की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि एक समय था जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद मनमोहन सरकार को घेरा करते थे। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा था कि डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में डॉलर के मजबूत होने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी, देश ये जानना चाहता है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों गिरता ही चला गया। अब यही सवाल जनता लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से पूछ रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।